जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपका भी पेपर 7, 8 या 9 मई को है, तो आज ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, इसी में से पेपर में आएगा दोस्तों, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए मात्र 3 से 4 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, तो ये क्वेश्चंस जरूर लगाकर जाइएगा, अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा मेरे भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। ठीक है, और आपका एग्जाम किस डेट या शिफ्ट में है, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वांडीवास की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी मेरे भाई? एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, क्या पता जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में टपक जाए, तो ये गलती मत करना मेरे भाई। वांडीवास की युद्ध की जो लड़ाई थी मेरे भाई, ये कब लड़ी गई थी? 1760 में। पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर। अब आपसे पूछेगा किसके बीच में लड़ी गई, तो आंसर आएगा ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन को टिक कर लेना है। आज मॉक टेस्ट है और दोस्तों 50-50 के सेट में आपके लिए लेके आऊँ। 50 में से आपको इवन 40 तो करने ही है दोस्तों, ये चैलेंज है आज का। ठीक है, अगर आप इस चैलेंज को छू लेते हो तो आप सिलेक्शन की ओर हो दोस्तों, सिलेक्शन पक्का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, आप सभी को पता होगा। इसकी राजधानी हम्पी थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी। और किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? भारत रत्न, कमेंट के माध्यम से बताएं कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हो, अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, 1961। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा निम्न किन दो स्थानों को जोड़ता है? चलिए बताइए दोस्तों, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? ये जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को और लेह को दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? बताइए सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए दोस्तों, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप लोग मुझे ये बताइए कि जो ये मालप्रभा और घाटप्रभा किस नदी की सहायक नदी हैं? किसी को पता है क्या? मालप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी ये किसकी है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये जो मालप्रभा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? आज के क्वेश्चंस का जो भी आंसर देगा दोस्तों, उसकी तैयारी यकीन मानिए बहुत अच्छे लेवल की चल रही है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर मैं एक आर्टिकल पूछूं क्या आपसे? चलिए आप मुझे ये आर्टिकल बताइए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही बताऊंगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहें। मैं आप यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप ध्यान से रिवीजन करते रहें। आर्टिकल 148 बताइए, जो बहुत बार पूछा जाता है। यहीं पर आप मुझे आर्टिकल 280 बताइए, बहुत बार पूछा जाता है। और यहीं पर एक आर्टिकल और लिख लो दोस्तों, आर्टिकल 324। एक बार अगर आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कर दोगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए। फिलहाल यहाँ पे आपको पूछा है दोस्तों ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? अनुच्छेद 123, ये तो होगी दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आप मुझे यहीं पर बता सकते हैं कि राज्यपाल किस संविधान के अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ पेश किया जा सकता है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट ये पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, बिल्कुल सही है, लोकसभा में ही दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में उल्लेखित दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते डेली क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू रखे और पीडीएफ भी मिले, तो आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई परुष्णी। देखो मैंने यहाँ पर जो कंटेंट बनाया ना, उसको एक क्वेश्चन के साथ दो 3 क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर परुष्णी, ये रावी का प्राचीन नाम है, तो आपको और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सतलुज का प्राचीन नाम शतुद्री है, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है और चिनाब का अस्किनी है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और झेलम का वितस्ता है, आपको पता है ना, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। किसके बीच में लड़ा गया था वो युद्ध, जरा बताना तो कमेंट बॉक्स में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिर से कवर हुए, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय की के जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 का रेगुलेट एक्ट। ठीक है, और वहां पर जो जज बने थे दोस्तों, सर एलिजा एम्पे, आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अवनी सिंह की उपाधि किस पल्लव शासक ने की थी? चलिए पल्लव की बात हो रही तो आप मुझे बताइए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों,
जो संस्थापक बता देगा वो इसका आंसर बता देगा, क्योंकि आंसर भी वही है, सिंह विष्णु। ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। चोल वंश के संस्थापक कौन है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरा बताना तो मेरे डेली वाले स्टूडेंट्स। देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाएंगे। चोल वंश के संस्थापक कोई है जो ऐसा बता सकता है, इसका संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बता दीजिए। आप सभी को पता है एसएससी डी के पेपर भी चल रहे हैं, तो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट भी ध्यान से डेली रेगुलर स्टडी करें, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत नजदीक है। आपसे पूछा अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो आप ये कहोगे गुरु मालवा का पठार टकराता है इसमें बीच में। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले जो राष्ट्रीय गणना की गई थी मेरे भाई, वो आप हमेशा ध्यान रखोगे, दादा भाई नेहरू जी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव नागरिक संहिता से संबंधित है? यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताइए दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 44 आपको टिक कर लेना है। अब आप मुझे बताइए, पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? पंचायत का गठन। अगर आप इसके साथ में एक क्वेश्चन और बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। आप ये तो बता दोगे कि पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, लेकिन ये भी बताइए पंचायत को पंचायत का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो मजा ही आ जाएगा भाई। दाब का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई? बताइए दोस्तों। जूल का दोस्तों कार्य आप सभी को पता ही होगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, न्यूटन का बल है आप लोगों को पता ही है, और शक्ति का वाट है ये भी आपको पता ही है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना। दाब का जो एसआई मात्रक है मेरे भाई, वो आपको पास्कल देखने को मिलेगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की ये जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष वही हैं जो संविधान के पिता हैं। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक उन्होंने की थी, मतलब B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ये सब दोस्तों गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण आंदोलन में दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? देन यू विल गिव द आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी है, और एस्कॉर्बिक एसिड। जरा बताना तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी, है ना। स्कर्वी, मसूड़ में ब्लडिंग वगैरह आ जाना, ये सब। ठीक है, तो स्कर्वी रोग आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या? मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं एक बार जल्दी से, विटामिन ए का केमिकल नेम। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो इसका सही जवाब 1955 आपको टिक कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 39 का ए के अंतर्गत निःशुल्क विधियक सहायता प्रदान करना अप्रत्यक्ष रूप से उद्देशिका के किस उद्देश्य को बढ़ावा देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको न्याय टिक कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? न्यूनतम पूछा है मेरे भाई, न्यूनतम। आप मुझे सर्वाधिक बताइए, सर्वाधिक किसका है? कोई है जो स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है? मैं उन सभी स्टूडेंट से आग्रह कर रहा हूं जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं और डेली सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, एक बार मुझे बताएंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। फिलहाल आप न्यूनतम तो आप टिक कर लोगे, और अरुणाचल प्रदेश है। क्या टिक करोगे? अरुणाचल प्रदेश। अब आप मुझे सर्वाधिक बताइए। देखो मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपको जो डेली रिवीजन करवाता हूं। मैंने कहा ना दोस्तों, आज मॉक टेस्ट पहला है, अपना स्कोर चेक करके जरूर बताना लास्ट में कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। पहला मॉक टेस्ट है। सतलुज, रावी, व्यास और चिनाब और झेलम मिठानकोट के पास किस नदी के तंत्र में मिल जाती है मेरे भाई? बताइए। और मुझे ये भी बताइएगा, इसका आंसर टिक कर लेंगे सिंधु घाटी, सिंधु नदी। ठीक है, क्या टिक करोगे? सिंधु नदी। आप मुझे ये भी बताइए कि सिंधु की इन पांचों में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इन पांच ही मैं आपको इन पांचों नदियों में से पूछ रहा हूं, बता सकता है कोई स्टूडेंट जो बता सकता है मुझे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इनमें से? फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21, कौटिल्य, मतलब कि आचार्य चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य ना होते मेरे भाई। ठीक है, तो मुगल क्या, ये मौर्य साम्राज्य ही ना होता। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार मौर्य शासन में सीता का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार लगा लो, 3-4 स्टार लगा लो दोस्तों। ठीक है, अगर घनानंद दोस्तों कौटिल्य यानी कि ये क्या नाम है, चंद्रगुप्त चाणक्य, मतलब चाणक्य का अपमान न करता तो दोस्तों शायद इनका ईगो हट नहीं होता। उसके बाद दोस्तों इन्होंने, आपको पता ही है, चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना कर दी। आप सभी को पता ही होगा।
फिलहाल इसका आंसर बताएंगे तो मजा आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर डी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको रिवीजन मतलब मॉक टेस्ट देख के पूरा कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। पूरा हम एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही सॉल्व कर रहे हैं, निश्चिंत रहें। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो फिलहाल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बरेली के नेतृत्व किसने किया था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था बताइए। ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? एक बार जल्दी से बताएंगे। मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? ये मेरठ वाला तो जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि यहीं से तो 1857 की क्रांति का शुरुआत होती है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल आप लोग टिक कर लोगे खान बहादुर खान। ठीक है मेरे भाई, तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे मेरे भाई? बताइए। अब बाण भट्ट की 2-3 पुस्तकें पूछ लेगा आपसे। ठीक है, आप तो एक तो ध्यान रखोगे, हर्षचरित बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन को। हर्षचरित अभी के अभी याद कर लो। हर्षचरित और एक और कौन सी है दोस्तों? हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी, ये दोनों पुस्तकें रट लो। उनमें से सबसे ज्यादा रट आपको ये तो किसी भी कीमत पर नहीं भूलनी है, हर्षचरित। ठीक है, तो उसने पूछा दरबारी कवि पूछा है तो हर्षवर्धन टिक कर लेना है। ठीक है, बी ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मुद्राक्षस नाटक के रचिता कौन है? ये जो मुद्राक्षस हैं इसके रचिता कौन है दोस्तों? अब आप यहीं पर मुझे बता सकते हैं, राज तरंगिणी इसके रचिता कौन है, इसके लेखक कौन है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, क्योंकि इसमें कश्मीर के राजाओं का विलय है। प्लीज मुझे इसमें बताइए इसके लेखक कौन है। फिलहाल आप लोग मुद्राक्षक विशाखा दत्त आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाउल लोकगीत लोक संगीत और नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? ये जो बाउल है ना दोस्तों, यही एक लोक संगीत है और लोक नृत्य भी है। ये किस राज्य में किया जाता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन ने। तो पहले ही ऑप्शन में छुप के बैठा भाई, मुझे ही टिक कर लो। ऑप्शन नंबर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई चीजें क्लियर है तो ये वाला बटन सभी से आग्रह करूंगा, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, ये वाला बटन दबा दो एक बार जल्दी से, लाइक वाला। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, और शेयर भी कर दो एक बार जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, देइंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देइंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुरुजी ये तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। असम ही ऐसे एक भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का दर्जा दिया गया। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र किस स्टेट में कहा जाता है, किस राज्य में कहा जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुजी ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पेरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया था मेरे भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो जवाब के रूप में आएगा हेनरी मोस्ले। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? आप सभी को पता दोस्तों, औरंगजेब की डेथ के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन यानी नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो अंतिम पावरफुल राजा औरंगजेब ही था दोस्तों। ठीक है, मुगल में इसकी मृत्यु दोस्तों 1707 तक हुई थी दोस्तों। तब तक दोस्तों 1707 से पहले दोस्तों जो मुगल थे ना दोस्तों, वो शक्तिशाली थे। औरंगजेब के बाद सब एकदम पतन नष्ट होना चालू हो गया। अगला क्वेश्चन, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी मेरे भाई? पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन 1885 पे हुआ था, तो वहां पे अध्यक्षता की थी WC बनर्जी मेरे भाई। किसने की थी? WC बनर्जी। आपको टिक करना है। यहाँ पर कितने प्रतिनिधित्व हुए थे दोस्तों, कोई बता सकता है? कितने प्रतिनिधि थे यहाँ पे, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बता वही सकता है जिसने GK अच्छे से पढ़ी है। नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों 100 में से 80% लोग गलत करेंगे। जिसने GK में अच्छे से पढ़ाई करी है वो स्टूडेंट दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट में दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लेवल ऊपर ही रहेगा इसका। फिलहाल आपको सी ऑप्शन टिक करना है, 243 का एस। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 56 की हुई थी, मुख्य फोकस क्षेत्र निम्न में से किस पे ऊपर था? ये वही पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था मेरे भाई। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई और कृषि, मतलब कृषि और सिंचाई पर यह पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल। ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है मेरे भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो जवाब आएगा वैक्यूम यानी निर्वात। निर्वात भी आ सकता है, वैक्यूम भी आ सकता है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, चलिए आंसर दें। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, बताएंगे। तो आप ये कहोगे गुरु इस ये जो अभिक्रिया होती है उसे हम ऑक्सीकरण उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आप टिक करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज की उपाधि इन्हीं के पास है, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक के पास है भाई, किसको दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो क्वेश्चन ने पूछा उसका आंसर डी वाले ऑप्शन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो जवाब आएगा ल्यूसेन स्विट्जरलैंड, आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर किराना घराना हो जाएगा, जिसके संस्थापक अब्दुल करीम खान है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखो जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर जरूर देना कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में की गई हुई थी, बताइए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो ये लॉर्ड हटा दो, कोई भगवान नहीं है ये। पहले तो यहाँ से ये हटा देते हैं अपन, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डफरिन टिक करेंगे, डफर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे डफरिन टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए दोस्तों। और आपको याद हो तो मैंने विटामिन ए का केमिकल नेम भी आपसे पूछा था। फिलहाल आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी बीमारी टिक कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था मेरे भाई। देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे ने बी ऑप्शन टिक कर लोगे, मजा आ गया, बी ऑप्शन टिक कर लेते भाई, गलत है। उसने पूछा है एक्सेप्ट कब किया था दोस्तों, तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 करना है, और 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताओगे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है संचालन समिति के अध्यक्ष। 2025 फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे, मैंने रखे हैं, बजट से भी क्वेश्चन रखे और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रखे हैं, तो निश्चिंत रहें, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिक कर लेना है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 2025 में आयोजित ऑक्सीडेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है मेरे भाई, बताइए। आप मुझे बताइए कि धर्म गार्जियन भारत और किस देश के मध्य होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है। मॉक टेस्ट का तभी तो मजा आएगा जब आप इनके आंसर करोगे, तभी तो और मजा आएगा। धर्म गार्जियन बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और मुझे बोंगो सागर भी बताइए। ये जो बोंगो सागर है भारत और किस देश के मध्य होता है, बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, ये कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप लोग इनके आंसर जरूर दे पाओगे कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया टिक करना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है, शानदार क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स इंडिया खिताब किसने जीता है, वो भी 2025 में, तो मनिका विश्वकर्मा आपको टिक करना है बी वाले ऑप्शन में। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में वर्ष 2026-27 के लिए कुल अनुमान क्या है, मतलब कि कुल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना एक्सपेंडिचर 2026-27 के बजट में अनुमान लगाया दोस्तों, तो 53.5 लाख करोड़ रुपए, 53.5 लाख करोड़ रुपए आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन किया गया, शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन किया गया, तो जवाब आएगा 1,39,289 करोड़ रुपए। तो बी ऑप्शन को लॉक कर लेना यहाँ से। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन 27, इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है, इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और आयाम समय शून्य होता है, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। सही जवाब आयतन टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय लोक नृत्य झूमर निम्न में से किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुआ है, बताइए दोस्तों। ये जो झूमर नृत्य है ये किस राज्य से उत्पन्न हुआ है, आप मुझे बताएंगे दोस्तों। झट झटिन ये कहाँ का फेमस है, झट झटिन नृत्य, चलिए बताइए दोस्तों ये कहाँ का फेमस है। यहीं पर दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, बोनालू लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बोनालू,
ठीक है, यहीं पर आप मुझे बताइए कुम्मी लोक नृत्य कहाँ का फेमस है, कुम्मी। चलिए ये 3 आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन तीनों के आंसर। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को क्या मिलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक बार आप सभी स्टूडेंट अपने अपने स्टेट के सीएम के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देंगे तो मजा आ जाएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट अपने अपने स्टेट के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है, करंट डाटा के अकॉर्डिंग। यक्षगान निम्न में से भारत के किस राज्य का एक लोक रंगमंच है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो गुरुजी इसका जो जवाब आएगा वो कर्नाटक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल अगला और अंतिम प्रश्न आपकी क्लास का। ठीक है, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति बिल्कुल करता है। संसद को बुलाना और भंग करना राष्ट्रपति के अधिकार में है? बिल्कुल है। विधायकों को कानून में पारित करना ये भी है। तो बिल्कुल पहले ऑप्शन में हमारे परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव कराना ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज का पहला मॉक टेस्ट आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा। अब आप मुझे बताइए कि पहले वाले मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया 51 में से, और जो क्वेश्चन पूछे उनके कितने आंसर दिया आप लोगों ने। मेरे भाई पूरी उम्मीद रहेगी अगर आपको सेशन पसंद आया तो ये वाला बटन एक बार जल्दी से दबाने आप सभी से रिक्वेस्ट है, और हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दो जिनका भी पेपर 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में है मेरे भाई। मतलब कि सॉरी 7, 8, 9 में है। सभी स्टूडेंट बता दें कि जिसका भी पेपर 7, 8, 9 में है वो एक बार जल्दी से उन स्टूडेंट तक शेयर करें। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस ऐसी कंटिन्यू रहे, एग्जाम तक अच्छे से रिवीजन करें, डेली मॉक टेस्ट चले, तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, ये मॉक टेस्ट आपके डेली चलेंगे इसी प्रकार से। आपको डेली इसी टाइम पर हाजिर होना। 8 बजे का टाइम सुन लो, 7 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए तैयार रहो और 8 बजे एनटीपीसी के लिए तैयार रहो दोस्तों। ठीक है, दोनों ही क्लासेस आपको डेली लेनी है। मिलेंगे कल एक और मॉक टेस्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।